हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स, फिजिक्स, आईसीएससी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसमें किया था, हम लोगों ने देखा था कि क्या होते हैं फोर्स, कौन दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क क्या होता है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो लेक्चर देख करके आइए, क्योंकि हम लोग उसके आगे की बात कर रहे हैं, आप लोग को ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कपल की। कपल का मतलब इंग्लिश में दो होता है, जहां पे भी दो चीजें होती हैं उसको हम लोग कपल बोलते हैं। हस्बैंड वाइफ, कपल ऑफ कपल ऑफ सिक्सेस होता है ना, क्रिकेट में बोलते हैं ही हैज जस्ट हिट अ कपल ऑफ सिक्सेस, मतलब दो सिक्सेस। ठीक है, अब होता क्या है कपल, द टू इक्वल एंड अपोजिट, equal and opposite parallel forces not acting in a same line form a couple। इसका मतलब क्या हुआ, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, यानी कि अगर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं ऐसे तो दूसरा फोर्स लगेगा ऐसे, अपोजिट फोर्सेस इक्वल, नॉट एक्टिंग इन अ सेम लाइन, एक लाइन में एक्ट नहीं कर रही हैं, अलग अलग लाइन में एक्ट कर रही हैं, तो उसको हम लोग कपल बोलते हैं। इसका एप्लीकेशन एक बहुत ही कॉमन सा एप्लीकेशन मैं आपको बताऊं, कोई लीवर हमको जब घुमाना होता है ऐसे, कोई लीवर, आप अपने वाटर का टैप भी देख सकते हो, वाटर का टैप जब हम उसको घुमाते हैं तो हम दो फोर्सेस लगाते हैं, इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, और एक लाइन में नहीं होता है। अगर एक लाइन में लगाएंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस तो क्या होगा, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे अगर मैं यहां से फोर्स लगाता हूं और यहां से फोर्स लगाता हूं तो कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। अगर मैं इस चीज को यहां से खींचता हूं ऐसे, या यहां से खींचता हूं, अपोजिट डायरेक्शन है लेकिन एक ही लाइन पे है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में सेम लाइन में नहीं लगाएंगे तो कुछ मूवमेंट क्रिएट होता है। तो याद रखिएगा, एक सिंगल फोर्स अप्लाइड, एक पिवोटेड पॉइंट है। अगर मैं बात करूं कि ये एक बॉडी है, इसको मैंने पॉइंट ए पे पिवोट कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया यहां पे, ये हमारा एक्सेस हो गया। अब ये इसके ऊपर घूम सकता है। अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो इसको ये घूमने लगेगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी रोटेशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, तो वो एक मूवमेंट ऑफ फोर्स की वजह से नहीं होता है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ओनली वन फोर्स, इट इज बिकॉज ऑफ अ कपल। कपल मीन्स टू फोर्सेस। अब आप कहोगे सर एक फोर्स तो यहां पे है, दूसरा फोर्स कहां पे है, तो दूसरा फोर्स जो होता है वो इस डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन। अब ये फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये सब जगह होता है। हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा हुआ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक बुक है वो टेबल पे रखी हुई है, या फिर मैं अगर बोलूं कि ये मार्कर है ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है, तो इसके ऊपर, इस मार्कर के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इसका वेट, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है लेकिन फिर भी ये रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे है, क्योंकि ये जो मेरा हाथ का सरफेस है, द सरफेस ऑफ माई हैंड इज एक्सर्टिंग द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इट इज एक्सर्टिंग एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन दिस मार्कर, ऊपर के डायरेक्शन में, तभी ये रेस्ट पे है। तो इस फोर्स को, जो ये सरफेस जो इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन। और सेम चीज यहां पे भी होता है, दो दो फोर्सेस हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। लेकिन ये वाला जो फोर्स है, अब कहेंगे कि सर इसको हम लोग शो नहीं करते हैं, इसको दिखाते नहीं हम लोग। देखिए उसका रीजन है, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट। अगर मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं तो इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी पॉइंट से कितना है, 0। इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी पॉइंट से कितना है, 0।
तो इसीलिए ये वाला मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाता है दो, मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाता है, फोर्सेस दो है, लेकिन मूवमेंट ऑफ फोर्स ये वाला जीरो हो जाता है, ये वाला कुछ रहता है, तो ये रोटेशन होने लगता है। ये सब जगह होता है, ये सब जगह होता है। एक एक्सटर्नल फोर्स होता है और एक होता है उसका फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब इसका कॉमन सा एग्जांपल वाटर टैप हो गया। वाटर टैप में हम लोग कपल का यूज करते हैं। आपने ट्रक्स देखे होंगे, ट्रक्स के जो व्हील्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, राइट। अब उसके जो व्हील्स अगर खोलने होते हैं तो उसका नट जो होता है इतना बड़ा सा होता है। उसको खोलने के लिए क्या करते हैं, एक तो जो रेंच होता है उसका हैंडल बहुत लंबा होता है, तो उससे क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उससे टॉर्क इंक्रीज हो जाता है। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू टॉर्क। तो और टॉर्क क्या है, टॉर्क इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशनल मोशन। फिर उसका जो रेंच होता है उसके साइड में भी ऐसे लीवर लगा होता है, जिससे लोग दो साइड से पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, है ना। वो क्यों होता है, टू क्रिएट द कपल, टू क्रिएट द कपल, द मूवमेंट ऑफ कपल, जिसकी हम लोग अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। हाँ, इसको मैं हटा देता हूं। अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ कपल की। मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है, देखिए नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। हम आपको नोट्स देंगे, जो मैं लिखवा रहा हूं वो नेसेसरी है, मोर देन इनफ है। अगर कुछ छूट जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये लिखते जाइए। दिस इज मोर देन इनफ। न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, पहले जो हमारे पास जो बुक है मैं उसको उसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और फिर उसके बाद जो बोर्ड के लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो कराएंगे। द नेक्स्ट लेक्चर में हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, क्योंकि आज एक टॉपिक का थ्योरी पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, कंसेप्ट पार्ट खत्म हो जाएगा। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, कंसेप्ट पे काम करिए, बेसिक्स पे काम करिए। कंसेप्ट हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे मूवमेंट ऑफ कपल की। इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा छोटा सा। ये एक बार है, पॉइंट ओ पे ये बैलेंस्ड है, ठीक है। मैं एक फोर्स यहां से लगाता हूं एफ, एक फोर्स मैंने या इधर से ऊपर कर देते हैं, एक फोर्स मैंने यहां से लगाया एफ, और सेम फोर्स मैंने यहां से लगाया एफ। क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग इन अ सेम लाइन। तो यहां पे क्या हुआ, कपल हो गया। अब यहां पे मूवमेंट होगा। अगर इनके बीच का डिस्टेंस मैं कह देता हूं कि डी है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो अगर मेरे को निकालना हो मूवमेंट ऑफ फोर्स एट ए, कितना होगा, फोर्स ये भी एफ है, एफ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है ओ ए। सिमिलरली मूवमेंट ऑफ फोर्स एट बी कितना है, एफ इंटू ओ बी, एफ मल्टीप्लाइड बाय ओ बी। तो अब अगर मैं बात करूं मूवमेंट ऑफ कपल की, तो मूवमेंट ऑफ कपल कितना है, मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। अब एफ एफ कॉमन है दोनों में, बाहर कर लेंगे, तो एफ इंटू ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी कितना है डी, तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ इंटू डी। तो ये आ गया हमारा एक डेरिवेशन मूवमेंट ऑफ कपल का। तो मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है, पहले तो कपल क्या होता है, कपल होता है टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग इन अ सेम लाइन। तो आइदर ऑफ द फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लिया और उन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट द मूवमेंट ऑफ कपल, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको, फिर आगे चले। ओके, तो हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम होता है व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, और उसके बाद भी कोई एक बॉडी है उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, फिर भी उसका स्टेट चेंज नहीं होता है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहता है, मोशन में है तो
उसी मोशन में रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये एक बॉडी है, यहां पे मैंने इस पे फोर्स लगाया एक यहां से F1, एक फोर्स यहां से लगाया F2, फिर भी ये मोशन में नहीं आ रहा है, ये अभी रेस्ट में है और ये मोशन में नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं कि दिस इज इन इक्विलिब्रियम। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे एयरप्लेन है, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लगते हैं? बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं। एक उसका वेट जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, एक एयर का फोर्स होता है, एयर उसको पीछे ढकेलता है, एयर का फ्रिक्शन होता है, प्लस एक फोर्स है जो वो खुद एग्जर्ट कर रहा है, जो प्रोपल्शन हो रहा है जिससे निकाल रहा है एयर को, वो फोर्स है। तो इवन आफ्टर सो मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस एरोप्लेन, इट कीप्स ऑन मूविंग इन एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। जब वो हवा में होता है तो ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्या, when the algebraic sum of all the forces acting on a body is zero, then the body is said to be in इक्विलिब्रियम। यानी कि एक बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम अगर जीरो हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। इसको और थोड़ा अच्छे से अगर आपको बताएं कि मान लेते हैं कि मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां से फोर्स लगा रहा हूं 3 न्यूटन का, फिर मैंने एक और फोर्स यहां से लगाया 2 न्यूटन का, और मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर 5 न्यूटन का, तो इसका एल्जेब्रिक सम कितना होगा? टोटल फोर्सेस इसके ऊपर जो लग रही है उनका सम कितना होगा? 3 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो मैं इसको भी ऐड कर दूंगा -5 न्यूटन, तो हमको मिल जाएगा 0। अब हम कह सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, क्योंकि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है आइए देखते हैं। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों, क्या है कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, मैथ्स में जो चीज रुकी हुई होती है उसको हम लोग स्टैटिक बोलते हैं। इसका स्टैटिक से मतलब नहीं है कोई जो आप करते हो मीन मीडियन मोड आप लोग कर रहे थे, उससे मतलब नहीं है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और जो चीज मोशन में होती है उसको हम लोग डायनामिक्स कहते हैं। जब आप और हायर क्लासेस में जाओगे तो आपके जो, अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपका ये फिजिक्स डाइवर्सिफाई हो जाएगा कि आपको स्टैटिक्स पढ़ना है कि आपको डायनामिक्स पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स में आता है वो मीन मीडियन मोड। स्टैटिक्स मतलब रुकी हुई चीजों की साइंस। ठीक है, तो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और मोशन वाला डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है, when a body remains at rest, when a body remains at rest under the influence of several forces, then we call it as static equilibrium. लिख लीजिए, when a body is at rest under the influence of several forces, then the body is said to be in static equilibrium. अब देखिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बहुत ही इजी सी चीज है कि बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं फिर भी वो रुका हुआ है। जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ये एक अगर टेबल है
इसके ऊपर एक बुक पड़ी है, इसके ऊपर एक बुक पड़ी है। अब ये बुक के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है इसका वेट mg, लेकिन अभी भी ये रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स इसके ऊपर की तरफ भी लग रहा है, जो टेबल का सरफेस इस बुक के ऊपर लगा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन। फोर्स ऑफ रिएक्शन यहां पे क्या है? जो वेट है इसका, दैट इज इक्वल टू दी फोर्स ऑफ रिएक्शन। फोर्स ऑफ रिएक्शन। अब क्या है? एल्जेब्रिक सम जीरो है, तो बॉडी इज एट रेस्ट, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। दिस इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, राइट। अगर हम मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करें, तो ये एक बीम है, ये यहां से बैलेंस है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है यहां पे F, एक फोर्स यहां पे भी लग रहा है, सेम फोर्स F, यहां से लेके यहां का डिस्टेंस x और यहां से लेके यहां का डिस्टेंस भी x। तो अब देखिए बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। मूवमेंट ऑफ फोर्स इसका कितना? F इंटू एक्स, इसका कितना? F इंटू एक्स, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन इसका भी नहीं, इसका इधर है, इसका भी इधर है। हम लोग रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन में सेम डायरेक्शन ऐसे होगा, है ना। तो यहां पे भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये एक रेस्ट पे रहेगा। लेकिन जब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है व्हेन अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन सेम स्टेट of motion under the influence of several forces, then it is called said to be in dynamic equilibrium। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब, जैसे एक और एग्जांपल आपको बताऊं, रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप जो होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरता है नीचे, लेकिन उसके ऊपर और भी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होते हैं? उसका वेट होता है। अगर वेट है तो वेट के साथ क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बायंट फोर्स लगता है उसके ऊपर। बायोंसी पढ़ी ना आप लोगों ने क्लास 8 में, बायोंसी लगती है उसके ऊपर, तो जिसकी वजह से उसका वेट का जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो बैलेंस हो जाता है, जीरो हो जाता है एल्जेब्रिक सम। तो इसीलिए वो सेम स्टेट ऑफ मोशन में नीचे गिरता रहता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो फिर हम लोग बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या है? दो चीजें चाहिए हमको, दो कंडीशंस होती है। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, सबसे पहली, द रिजल्टेंट ऑफ all the forces, resultant of all the forces acting on the body should be zero। मतलब जितने भी फोर्सेस ऐड कर रहे हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, द एल्जेब्रिक सम of all the forces should be zero। ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पे रोटेशनल मोशन की बात करें, तो क्योंकि हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं, तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी movement of forces, algebraic sum of all the movement of forces about the point of rotation should be zero।
द algebraic sum of the movement of forces, sum of all the movement of forces लिख लीजिए, all the movement of forces about the point of rotation should be 0। यानी कि इसका मतलब क्या है, और आइए डिटेल में बताते हैं। जितने भी मूवमेंट ऑफ फोर्सेस हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शुड बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ फोर्सेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया हुआ है, तो जिसने नहीं देखा है वो जाकर के देख लो भाई पहले। ठीक है, फिर बाद में नहीं बोलना कि समझ में नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मूवमेंट ऑफ फोर्सेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी हैं सबको जोड़ दीजिए, और दे शुड बी इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको भी जोड़ दीजिए। अगर दोनों बराबर हैं तो मतलब बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। और इसी को ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, आइए इस पे थोड़ी सी और बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी और बात करते हैं। देखिए क्या है कि मैंने देखिए एक बार ले लिया यहां पे, ओहो इतना टेढ़ा बार है तो थोड़ा तो सीधा होना चाहिए ना। हाँ, अब ये एक बार है, यहां पे इसका पॉइंट है जिसके ऊपर बैलेंस है। ये अभी बैलेंस नहीं है, करेंगे, देखिए कैसे। यहां पे वेट हमने लगाया हुआ है W1 और यहां पे वेट हमने लगाया हुआ है W2। इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से L2 और इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से L1। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ही कहता है कि द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप कहोगे सर आप तो 0 कर रहे थे, यहां पे तो इक्वल कर दिया। बेटा देखो, इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ भाई। अगर एक इस डायरेक्शन में है तो एक थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना, तो डायरेक्शन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जैसे हमने F उधर ऐड किया था 3 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन प्लस -5 न्यूटन, तो बराबर 0 आया था। तो वही चीज यहाँ पे भी है, इसको इधर ले आएंगे लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज में क्रिएट कर रहा है, तो किसी एक को माइनस करना पड़ेगा। अगर एक माइनस का साइन होगा और दोनों इक्वल होंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है कि W1 मल्टीप्लाइड बाय L1, ये क्या है? ये है मूवमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इज इक्वल टू W2 इंटू L2। ये क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भाई ये इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। तो थोड़ी सी भावना ला करके, थोड़ी सी फीलिंग्स ला करके देखिए तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, राइट। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट? मूवमेंट ऑफ फोर्सेज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ फोर्सेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो विद दिस आवर कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेज फिनिश्ड। अभी और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, क्योंकि एकदम से भागते जाएंगे तो आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, इफ अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस करनी है, क्लास 9th 10th 11th और 12th आईसीएससी बोर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 6। इंक खत्म हो गई मार्कर की, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन 6394221834 for online classes at a very reasonable rate, at a very reasonable prices. If you want to do the personalized, private or group में online classes, so you can call me or WhatsApp me on this number. Take care. I'll see you guys in the next lecture. Bye bye.